हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपन्यास कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा। और उपन्यास की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपके यूनिट नंबर 6 में कुल 13 उपन्यास हैं। और ये 13 के 13 उपन्यास मैं करवाऊंगी। इससे पहले मैंने यूजीसी नेट जो आपके सेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम यूनिट नंबर 8 में 21 कहानियाँ हैं, तो 21 की 21 कहानियाँ मैंने करवा दी है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और संपूर्ण पाठ्यक्रम हम निःशुल्क पढ़ने वाले हैं, यानी 1 से लेकर 10 यूनिट तक हम निःशुल्क पढ़ेंगे। लेकिन इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी रहेगी पेड, जिसमें आपकी यूजीसी नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेपर तीनों की ही तैयारी हो जाएगी। अगर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण यूनिट 1 से लेकर 10 यूनिट बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। बस आपकी पीडीएफ के पैसे लग रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम शुरू से करते आए हैं, कोई भी उपन्यास, नाटक, कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक परिचय के भी प्रश्न आपके सिलेबस में, आपके प्रश्न में बनते ही बनते हैं। जिंदगीनामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती। कहने का अभिप्राय है, जिंदगीनामा उपन्यास की जो लेखिका है कृष्णा सोबती है। और कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, पाकिस्तान में हुआ था। यानी कि उस समय ये क्या है, पाकिस्तान की जो जगह थी वहाँ इनका जन्म हुआ था। और 18 फरवरी 1925 आप याद रखेंगे, क्योंकि कवियों और लेखकों के जो जीवन परिचय हैं वो क्रम से लगाने आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो आपके पाठ्यक्रम में लेखक लेखिका, उनके तो आप ज़रूर याद कर लें। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती अपने संयमित अभिव्यक्ति एवं सुथरी रचनात्मक के लिए जानी जाती है। तो देखो, सुथरी लिखा है, ये क्या है, आंचलिक शब्द है। कृष्णा सोबती ने अपनी लंबी साहित्यिक यात्रा में हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण करते हुए हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी प्रदान की है। उनके रचना संसार की गहरी सघनता, इंद्रियता और लेखीय अस्मिता ने बड़े पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, तो इनका निधन भी याद रखेंगे। 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ और इनकी जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925। 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ, 18 फरवरी 1925, ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ। और 2019 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। गुजरात, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास जिंदगीनामा, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। जिंदगीनामा प्रकाशन वर्ष, जिंदगीनामा उपन्यास का प्रकाशन ये क्या है, 1979 में हुआ और साहित्य अकादमी 1980 में, यानी प्रकाशन 1979 में और क्या है, साहित्य अकादमी 1980 में। याद रखेंगे, 1979 में प्रकाशन होने के 1 साल ही बाद इनके उपन्यास जिंदगीनामा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। गोपाल राय के अनुसार, यहाँ से ये प्रश्न बहुत बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, यानी आलोचकों की जो राय है उनके बारे में प्रश्न बनते हैं, तो ये कोटेशन आप याद रखेंगे। जिंदगीनामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों, ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत, मशक्कत भरी, अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजनों का शोषण, पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता है। मतलब उस समय के जो समाज था, यानी पंजाब का जो समाज था, उनकी मतलब कितना एक संघर्ष भी उनका जीवन था। कैसे मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी वो अपना पेट
नहीं भर पाते थे और किस प्रकार क्या है महाजनों के और उनके द्वारा शोषण किया जाता था, ये आप देखेंगे इस उपन्यास में। जिनके नाम कृष्णा सोबती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास है जो सचमुच ही जिंदगी का पर्याय है। इसमें न कोई नायक है न ही कोई खलनायक है, चारों ओर जिंदा दले और जाबाज लोग ही लोग हैं। मतलब कि ये प्रश्न आता है कि जिंदगी नामा उपन्यास का नायक कौन है या भाई हीरो है जिसको आप नायक बोलते हैं। तो इसमें कोई नायक नहीं है, इसमें क्या है जो वहाँ की पृष्ठभूमि वही क्या है नायक है। ठीक है, तो ये याद रखें, न कोई नायक है न खलनायक है और वहाँ के लोगों की जो जिंदा दिली है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो पृष्ठभूमि वही नायक है। ये वे लोग हैं जो हिंदुस्तान की डोडी पंचन पंजाब पर जमे बसे हैं। हिंदुस्तान की डोडी मतलब कि जो होते हैं ना, जो दहलीज यानी जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से, यानी पाकिस्तान और क्या है हिंदुस्तान का बॉर्डर कह लीजिए आप। सदियों तक बाहरी आक्रमणों से लड़ते भिड़ते रहे, फिर भी खेतों में फसलें उगाते हैं और उनकी सौंद पर महक, सौंद मतलब खुशबू, अपनी ज़िंदगी लुटाते रहते हैं। खेती की किस ज़मीन किसान होकर भी उनकी नहीं है, मतलब खेती तो करते हैं लेकिन ज़मीन उनकी नहीं है। वही जमींदार शाह जमींदारों को नहीं मगर उनके हाथों में है। शोषण के इसी रूप को उपन्यास में उजागर किया गया। इस उपन्यास में जिस तरह किसान है जमीन बोते हैं, खूब मेहनत करते हैं लेकिन ज़मीन उनकी नहीं है, और जो पैदा करते हैं उन्हें महाजन जमींदार ले जाते हैं। उनका जो शोषण किया जाता है एक निम्न परिवार का, एक निम्न मध्यम वर्गीय समाज का, उसका इसमें चित्रण किया गया है। जिनकी नामा उपन्यास सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पन्नों में बादशाह, फकीर, शहंशाह, किसान सभी एक साथ खेतों की मुडोर पर खड़े दिखाई देते हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, में दूसरा कोटेशन आ रहा है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का, ये आप जरूर याद रखेंगे। यदि किसी पंजाब की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज जानकारी प्राप्त करनी है तो इतिहास की बात जाननी है। वहाँ की दंत कथाओं मतलब कि जो लोक प्रचलित कथाएं हैं, जैसे हमारी दादी नानी सुनाती हैं, जो हमारे पूर्वजों से हम चलती आ रही हैं, प्रचलित लोकोक्तियों, 18वीं शताब्दी की प्रवृत्ति से अवगत होने की इच्छा हो। जिंदगी नामा अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान की या इसकी जो पंजाब की पृष्ठभूमि जाननी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये क्या आप बस क्या ये जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है। कथा विन्यास में कसावट नितांत अभाव है। इसकी भाषा में पंजाबीपन अधिक है। कहीं कहीं हिंदी के सामान्य पाठक विचलित हो जाता है, परंतु पूरा उपन्यास हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे को चुनौती बनकर उपस्थित हुआ है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीणों और किसानों के जीवन का प्रामाणिक चित्रण करने में सफल हुआ है। मतलब कि यह है कि जब इस उपन्यास को पाठक पढ़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको पंजाबी नहीं आती है और आप हिंदी के ही ज्ञाता है, हिंदी के जानकार है, तो कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, ऐसा रामचंद्र तिवारी का कहना है और वास्तव में भी ऐसा ही है। और ये प्रामाणिक जो है ये शुद्ध देख लेना, यहाँ से लिखे आते जाते हैं। आप कहोगे मैम असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं आएंगे, तो अगर आप यूनिट नंबर आपने फर्स्ट देखी है तो उसमें आपके व्याकरण का भाग दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है। और वैसे आपका लिखित पेपर होगा तो आपको शुद्ध का ध्यान वैसे भी रखना है अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो। जिनके नाम उपन्यास 20वीं सदी प्रारंभ में पंजाब का चित्रण किया गया, विशेष रूप से पंजाब के गुजरात जिले का। मतलब कि ये गुजरात जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो आपका राज्य है, उसमें उपन्यास का प्रारंभ एक कविता से होता है। अब ये प्रश्न बहुत आता है, उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कहीं कविता से होता है, कहीं क्या है गीत से होता है, कहीं दृश्य से होता है। तो यहाँ याद रखेंगे उपन्यास का प्रारंभ एक कविता से होता है। जिंदगी नामा उपन्यास का प्रारंभ एक कविता से होता है जिसमें लेखिका अपनी जन्मभूमि के प्रति अभिव्यक्त हुआ है। संपूर्ण उपन्यास किस्से कहानियों से भरा हुआ है। उपन्यास के प्रारंभ में लालाजी बच्चों को सूरज और चंद्रमा की कथा सुना देते हैं। यानी उपन्यास की जब शुरुआत होती है लालाजी बच्चों को सूरज और चंद्रमा की कथा सुना रहे हैं। पहले तो कविता से होता है, फिर क्या है जो लालाजी हैं अपने बच्चों को सूरज और चंद्रमा की कथा सुनाते हैं। और ये जो भाई हमारी गली में है जो बेचने वाले आते रहते हैं, इनकी भी अपनी रोजी रोटी है। तो जैसे मैं एडजस्ट करके वीडियो बनाती हूँ, आप भी
देख थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा काम वैसे ही इनका भी काम है। उपन्यास का प्रमुख आकर्षण शाही की हवेली है। शायों के पास जमींदारी है, वे किसानों को जमीन उधार देते हैं। किसान कर्ज में डूबा जाता है और शाहों के पास ज़मीन बढ़ती जाती है। अब साहो है, साहनी साहो ये आए हैं, ये आपने देखा होगा अमृतसर, माफ़ कीजिए, इसमें आपका है एक आपकी कहानी है, तो उसमें अमृतसर आ गया, उसी में है, तो उसमें भी अमृतसर आ गया शायद उसी में, तो उसमें भी शाहजी ऐसे कुछ शब्द आए हैं, ठीक है, और इसमें भी आए हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। उस जमीन पर किसानी साव के जन्म अन्न उपजता है, स्वयं भूमिहीन किसान मजदूर बनकर रह जाता है। अब क्या है, शाहजी के पास तो भाई ज़मीन बढ़ती जाती है, क्योंकि वो किसानों को कर्ज देते हैं। किसान बेचारे क्या वो ऐश की खाता है, और किसान क्या मजदूरी करते हैं, उस ज़मीन पर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के पास कुछ खाने पेट भरने तक कुछ नहीं बच पाता है। शाहजी की हवेली में रहने वाले शाहजी, ये साहू शाहजी एक ही बात है। शाहजी, उनकी पत्नी साहनी, शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और उनकी पत्नी क्या है, बिंद्रा देई। अब शाहजी और शाहनी, तो ये तो क्या है, पति पत्नी, और शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और उनकी पत्नी बिंद्रा देई। अब शाहजी के जो छोटे भाई है उसका नाम क्या है, काशी शाह, और उसकी पत्नी का क्या नाम है, बिंद्रा देई। जबकि जो बड़े हैं उनका शाहजी और शाहनी ऐसे नाम है, ठीक है। इनका मूल नाम नहीं दिया गया, बस ऐसे ही आप पूरे उपन्यास आप पढ़ोगे तो ऐसे ही इनके नाम आए हैं, शाहजी और शाहनी। वो शाहजी पूरे जमींदार विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि काशी शाह उदार हृदय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। और शाहजी जो बड़े हैं वो क्या, जमींदार वाली, भाई कैसे गरीबों का खून चूसना है, वो उस वैसी वाली प्रवृत्ति के हैं। और काशी शाह उनके छोटे भाई उदार हृदय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। शाह की हवेली हमेशा गाँव के कुछ खास की महफिल जमी रहती है, इनमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल, दोनों के बीच प्रेम और विश्वास कायम है। तो मैं एक बार आपको ये आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार उपन्यास के जो पात्र हैं उनसे परिचय करवा देती हूँ, और जब आप उनसे परिचय करोगे तो ये उपन्यास का आपके लिए आसान हो जाएगा। और आज जब मैं ये उपन्यास पढ़कर आपको सुनाऊंगी तो आपकी समझ में भी अच्छी प्रकार से आएगा। तो यहाँ देखेंगे, साहनी है और शाहजी, ये क्या, पति पत्नी है। काशी शाह और बिंद्रा दा ये छोटे साहनी है, यानी इनके छोटे भाई हैं शाहजी के। नवाब खां है, शाहजी का सेवक है नवाब खां। राबिया है, फतेह है, चाची महर, ये गाँव के लोग हैं। थानेदार सलामत अली है, थानेदार सलामत अली है। लाली शाह शाहजी का पुत्र है, शाहजी जो बड़े हैं उस लाली शाह उसका पुत्र है। गुरदास और केसीलाल काशी शाह के पुत्र है। तो क्या है, लाली शाह तो किसका पुत्र है, बड़े भाई किसका, शाहजी का। और गुरदास और केशवलाल काशी शाहजी के छोटे भाई काशी शाह के पुत्र हैं। तारेसा ढोकमल पटवारी है। तो ये एक बार वीडियो को रोककर अच्छी तरह प्रकार से आप इन्हें पढ़ लेंगे। और अब हम उपन्यास की शुरुआत करते हैं, और अब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पात्रों से परिचित हो चुके हैं। अगर आप पात्रों से अच्छी प्रकार परिचित नहीं हुए हैं तो भी आप इस उपन्यास को जब धीरे धीरे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, और इसकी प्रश्न उत्तर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे इसका कथानक। जिनके नाम उपन्यास में 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी मतलब कि 1979, तो ये में प्रकाशन हुआ था, और 1980 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये दोनों बातें याद रखने की पेपर की दृष्टि से। प्रारंभ के पंजाब का चित्रण किया गया, विशेष रूप से पंजाब के गुजरात जिले का। उपन्यास का प्रारंभ एक कविता से होता है, यह आप पढ़ चुके हैं, जिसमें लेखक अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। संपूर्ण उपन्यास किस्से कहानियों से भरा हुआ है। उपन्यास प्रारंभ में लालाजी बच्चों को सूर्य चंद्रमा की कहानी सुनाते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। उपन्यास का प्रमुख आकर्षण शाहजी की हवेली से होता है। शाहजी के पास जमींदारी है, वे किसानों को जमीन पर उन्हें उधार देते हैं। किसान कर्ज में डूबता जाता है और शाहजी के पास ज़मीन बढ़ती जाती है। उसी ज़मीन पर किसान शाहजी के अन्न उपजाता है और स्वयं भूमिहीन बनकर रह जाता है। शाह की हवेली में रहने वाले शाहजी, उनकी पत्नी सानी,
शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और उनकी पत्नी है बिंद्रा देवी। अब शाहजी पति पत्नी शाहजी और शानी, उसी प्रकार उनके छोटे भाई हैं काशी शाह और उनकी पत्नी है बिंद्रा देवी। शाहजी पुराने जमींदार वाले विचारों के व्यक्ति हैं, जबकि काशी शाह उदार हृदय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। शाहजी की हवेली पर हमेशा गांव के कुछ खास लोगों की महफिल जमी रहती है। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल है। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास कायम है। इस महफिल में चाचा कमेलाई, दीन मोहम्मद, मैया सिंह चौधरी, फतेह अली जी, करपाराम, हाजी बख्तियार खां और मुराद अली देखो, उसमें तमस उपन्यास में भी मुराद अली आया है और इसमें भी मुराद अली आया है, तो इसमें आप याद रखेंगे। गुरदत्त सिंह, मौलवी इल्मी, मुलालदी, मिले गंडा सिंह, तुफे आदि लोग शामिल है। ये महफिल अधिकांश शाहजी की खुशामदी करती रहती है, लेकिन कभी कभी बातों में कोई ऐसी बातें भी निकल जाती है जो शाहजी के लिए अरुचिकर और गांव के लोगों के हित की होती है। शाहजी ऊपरी तौर पर किसानों की तेजी बने रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर शोषण का व्यापार चलता रहता है। गांव में जाति और पैसे के आधार पर लोगों की हस्तियां हैं। गांव के बहुत सारे जट युवक अंग्रेजी फौज में भर्ती हैं। फौज के किस्से, अदालती मुकदमों के मशक़ की मिठाइयाँ किस्से पर भी लंबा वार्तालाप किया गया है। प्रधान जी शाहजी अंग्रेज हुकूमत के कानून और व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जबकि काशी शाह सरकार और सामंतों की दमनकारी नीति का विरोध करते हैं नजर आते हैं। गांव में चोरी डकैती की घटनाएं घटती रहती हैं। आपस में रंजिश को लेकर हत्याएं भी होती रहती हैं। पुलिस प्रशासन और शाहजी के बीच सदैव संबंध मधुर रहते हैं। भाई वो तो उसकी चापलूसी करता है, वो शाहजी की चापलूसी करते हैं, क्योंकि शाहजी सरकारी लोगों की वफादारी करते हैं। ठीक है, वही जिसको जो घूस मिलेगा और चापलूसी करेगा तो उनके संबंध तो अच्छे रहेंगे। ये वास्तव में आज भी ऐसा ही है। कथानक के बीच बीच में विविध प्रसंग या छोटी छोटी कथाएं चलती रहती हैं, जिसमें धार्मिक सद्भावना, गांव के लोगों का चाल चलन है, राजनीतिक दाव पेच है, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अंग्रेजों की नीतियां प्रमुख हैं। उपन्यास के में गांव के लोग, आर्य समाजी और ब्राह्मण वर्ग के लोगों के प्रभाव को भी दर्शाया गया है। उपन्यास में वर्णित पंजाब के सामान्य लोग ही इस उपन्यास के नायक हैं, जो हर हाल में अपने खुश रहने का नजरिया ढूंढ ही लेते हैं। संपूर्ण पंजाबी लोकगीतों और विविध अवसरों पर गाए जाने वाले कविताओं से भरा है। कुछ निम्नलिखित, अब देखो, अभी पूरे उपन्यास में पंजाबी गीत आए हैं, लेकिन हम यहाँ से जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, सात समुंदर दिल के अंदर, मैं दिल से दिल उठाऊंगी। हो सकता है कि ये आ जाए किस उपन्यास से लिया गया, तो ये जिंदगी नामा उपन्यास का गीत है। नौ रंग चूड़े वालियाँ मेरी जच्चा रानियाँ, सुई जोड़े पहन सुहागन, मोतियों मांग सजावट, बैठ अंगना गोद भरावनी, मेरे लाल जियो लख साल जियो। देखो, लख साल, लख क्या है? पंजाबी शब्द है। तो यहाँ से भी आप इसको पकड़ सकते हो कि जो पंजाबी में है तो कौन सा उपन्यास है? जिंदगी नामा उपन्यास है। वाह वारी वाह वाह, फूल अजवाइन का, वहारी वाह अक नखरा नायन का, एक मिट्टी जोड़ी इश्क दी, चन्ना दे कंडे खेल गई, एक डांडी बाजी इश्क दी। देखो, इसमें ये पूरी ही लाइन क्या पंजाबी शब्दों से बनी हुई है। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो गाना है, ये जो गीत है, यह पंजाबी जिंदगी नामा में बहुत यूज हुआ है, तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एक मिट्टी जोड़ी इश्क दी, चन्ना दे कंडे खेल गई, एक डांडी बाजी इश्क दी। जो केले के पात पात में, जो कवियों की बात बात में, जो गधे की लात में, त्यों हिंदुओं की जात जात में। तो ये भी किसकी पंक्तियां हैं? जिंदगी नामा उपन्यास की हैं। अब हम महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उतना ही मैं आपको सुनाऊंगी। सानी, हो सकता है कि घटनाएं क्रम से लगानी आ जाए, खासकर नेट वालों के लिए। शायद हरियाणा में इतना डीपली प्रश्न नहीं बनेंगे, जहाँ से बस मैं उतना ही करवाऊंगी जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। सानी द्वारा पुत्र प्राप्त की मन्नत मांगना, गांव में चोरी डकैती की घटनाएं होना, शाहजी तथा थानेदार सलामत अली की संबंध। अब शाहजी और सलामत अली की जो थानेदार, उसकी क्यों संबंध है भाई? क्या है?
वो रिश्वत देता है और क्या वो अपनी मनमानी करता है। शाहजी द्वारा किसानों को शोषण करने की प्रथा हुई लिखित, शाहजी के हाथों जट्टे, सो झूठ शाहजी से सच्चे। राबिया फतेह श्री कामकाज के लिए शाहों की हवेली पर आना जाना, राबिया का शाहजी की तरफ आकर्षण होना, शाहजी की महफिल में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी सेना में भर्ती पंजाबी लोगों की बातें, भी कुछ जो गांव के जवान अंग्रेजी सेना में भर्ती हैं जो वहाँ की बातें सुनाते हैं। शाहजी और शानी के लालिसा पुत्र होना, शाहजी और शानी के लालिसा पुत्र होना। अब शाहजी और शानी का पुत्र कौन था, हमने उपन्यास के पात्र परिचय में पढ़ा था। शाहजी और शानी का पुत्र था लाली शाह। लालिसा और राबिया भाई बहन जैसे घनिष्ठता स्थापित होना, राबिया और लालिसा में क्या भाई बहन जैसी क्या है स्थापना और क्या है मित्रता गठित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। शेर और फतेह प्रेम प्रसंग, शेर और फतेह में क्या प्रेम प्रसंग है। तारेसा और बरकत प्रेम प्रसंग भी आ सकता है, भी किसका किसका प्रेम प्रसंग है उपन्यास में। शेर और फतेह का प्रेम प्रसंग है, तारेसा और बरकती का प्रेम प्रसंग है। गांव में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, भगवान पांडा ब्राह्मण पंडित द्वारा उनका विरोध किया जाना, शाहजी की महफिल में सांप्रदायिक भेदभाव और किसानों की बातों का स्वर उठना शुरू होना, राबिया द्वारा शाहजी के समक्ष उनसे प्रेम की बातें करना। अब राबिया द्वारा शाहजी के समक्ष उनसे प्रेम की बातें रखना और शाहजी द्वारा उन्हें समझाए जाना। अब क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में पंजाबी किसानों की जिंदादिली और उनकी जिजीविका को लिया जा सकता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन ये सारे पात्र सर्वसाधारण की वे भीड़ जो हर हाल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को संजाए रखते हैं। इन लोगों को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। इन्हें केवल क्या है, इन्हें केवल एक इच्छा है जिसमें ज़मीन पर ये लोग अपना खून पसीना बहाकर हर एक फसल उगाते हैं और उस पर अपना अधिकार है, इनका अपना मतलब कि ये है, इनके पास कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, खुश रहते हैं और क्या है अपना मेहनत मजदूरी से अपना पेट भरते हैं। और जो तो वैसे लगान वगैरह तो होता ही है। आपने गोदान जो पढ़ा है, गोदान से तो दुर्दशा बहुत बुरी है। और ये गोदान अगर प्रेमचंद ने लिखा है तो कहीं ना कहीं ये उनके आसपास की घटनाएं घटित हुई हैं, तो हम इसको पढ़ रहे हैं तो कई बार इससे ये थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो ये इसको नेथा ने थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। यहाँ से हम पढ़ रहे थे। उपन्यास में ये भावना व्यक्त की गई है, जनता जड़ की तरह है। अगर शासक और जनता का दिल दुखाता है तो लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर शासक बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है और सामान्य जनता पर अति से ज़्यादा मतलब अति अत्याचार करता है तो एक समय आता है कि विद्रोह हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए तो एक समय आने पर उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी, उन्होंने विरोध किया और ऐसे हमारा देश आज़ाद हो गया। जिनकी नामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है। संपूर्ण उपन्यास में पंजाबी भाषा क्षेत्र विशेष की बोली के बहुतायत रूप से प्रयोग किया गया है। तो भाषा का कौन सी, ये भी प्रश्न बन सकता है। एक बार मैं इनको फिर बता देती हूँ। सानी, साजी, काशी साहब, बिंद्रादेवी, छोटी सानी, नवाब खां, सेवक राबिया, फतेह, चाची मैरी, थानेदार सलामत अली, लाली शाह साजी का पुत्र है और गुरदास केशो काशी शाह के पुत्र हैं। तारेसा ढोकमल पटवारी हैं आदि। तो अब उदाहरण भाई इनके प्रमुख कथन देख लीजिए। और ये आप जानते हैं कि कथन कितने महत्वपूर्ण हैं। कथनों से प्रश्न एक ने एक आता है और एक नहीं बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये गीत तो हमने देख लिए और अब हम क्या है घटनाएं भी हमने देख ली। अब इनके महत्वपूर्ण हम कथन पढ़ेंगे। मनुष्य के मन को किसने बांधा, जिधर बह गया बहने लगा। मनुष्य मतलब मनुष्य। शाह जितना हाथ फैलाए उसका, जट जितना पसीना बहाए सो उसका। फरमान अली। तो मतलब इसमें एक बात में व्यंग्य छुपी है। शाह जितना हाथ फैलाए वो उसका, जट जितना पसीना बहाए सो उसका। मतलब पसीना तो क्या किसान बहा रहा है और लेकिन ऐश कौन कर रहा है, शाहजी कर रहा है। ये फरमान अली का कथन है। याद रखो जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे उसका वारिस बनाता है। मुंशी इल्मुद्दीन का कथन है।
याद रखो ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे उसका वारिस बनाता है, मतलब ज़मीन का मालिक। बगावत की मरहम पट्टी में कोई हुकूमत नहीं करती, जो सिर उठाएगा कुचल दिया जाएगा, ये कृपाराम का कथन है। बगावत की मरहम पट्टी तो कोई हुकूमत नहीं करती, जो सिर उठाएगा कुचल दिया जाएगा, कृपाराम का कथन है। एक यह दिल है सो जान से सौदाई, एक तुम हो कि न मिलने की कसम खाई, मौलाद जी का कथन है। मैं यह दिल है जो सो जान से सौदाई, एक तुम हो कि न मिलने की कसम खाई, मौलाद जी का कथन है। हुकूमत के ये दो ही जरूरी काम हुए, जागरी और जादरी, ये साजी का कथन है। इश्क और अक्ल में जिद है, कुछ अक्ल न आवे वह काफिर इश्क दिखाए, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इश्क और अक्ल में जिद है, जो कुछ अक्ल में न आवे वे काफिर इश्क दिखाए, पे फतेह अली जी। रिहाए जड़ की जड़ है, बादशाह दरख्त की तरह, दरख्त मतलब पेड़, दरख्त से जड़ ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जब तक बन सके रिया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो जड़ खो देगा। रिया मतलब जनता। ख्वाब में मुल्क आबाद वही देखता है जो लोगों की दिल गुजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है, जुल्म के जरिए रिया को तबाह करना ठीक नहीं, इसलिए कि वह हुकूमत को पनाह देने वाली है। कासिसा, तो कासिसा कौन थे? साजी के जो पुत्र, कासिसा साजी के छोटे भाई थे, जो उदार दिल के व्यक्ति थे, और इनकी बातों से भी उदारता झलक रही है। एक बार मैं फिर इसको पढ़ देती हूँ कि रियाया जड़ की तरह है, बादशाह दरख्त की तरह है, दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रिया का दिल मत दुखाना, अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल में गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है, जुल्म के जरिया को तबाह करना ठीक नहीं, इसलिए कि वह हुकूमत को पनाह देने वाली है। तो ये कासिसा साजी के छोटे भाई का कथन है, और ये आपने पढ़ा था उपन्यास की, ये बड़े ही उदार दिल के व्यक्ति थे। तो वैसे ये कथन फिर आ गए हैं, एक बार मैं इनको कुछ कथन महत्वपूर्ण है इनको पढ़ देती हूँ, ठीक है। वैसे तो महत्वपूर्ण आ चुके हैं, लेकिन एक बार पढ़ने में पढ़ लेते हैं एक बार इनको भी थोड़ा सा। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। इन कविताओं के माध्यम से इस उपन्यास की संवेदा मुकम्मल तस्वीरें उभरती हैं। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, गुरु गोविंद सिंह। तो ये कथन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, गुरु गोविंद जी का ये कथन है। इतिहास जो है वह नहीं जो मुकुट की तख्ताओं में प्रमाणों सबूतों के साथ है, ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है, फैलता है, जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। गलब ऐसी उमड़ती मचलती दूध भरी छातियां सी जनाब झेलम की धरती, जहां हर एक मेहनतकश बादशाह अपने सिर के साफे को ताज समझ संभालता रहा और अपने खेतों को अपना रिजक समझ सत्कारता रहा। ऐसे भागी भरी भरे बुरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगे खिर गई आई, देखते देखते लाखों कुज़्म उठाई। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, बहुत बार हमलावरों से सामने, बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वालों ने, कड़े जिगरे वाले ने कभी हौसले नहीं गंवाए, मरने और मारने से खौफ नहीं खाए। आज क्या सुरमाओं के सिक्के बदल गए, अब हम छूट जाना है। ये गीत आए हैं पंजाबी में। अपने धरती से, अपनी माँ से, हम सबको माँ से। तो ये पूछा जा सकता है कि किसका पंजाबी गीत है, तो ये क्या है, जिंदगी नाम उपन्यास से लिया गया है। इसकी दूध भरी छातियों से अब दूधनी खून टपकता है, जिसने 8 मास के इंसानों में मेहनत और ज़िंदगी की भर भर प्यार करने के लिए लख जगाई थी, लो लगाई थी। तो ये क्या है, ये उपन्यास के क्या है, ये गीत थे। कौन जाने कौन समझेगा अपने वतन को जोड़ने, उन्हें मुंह मोड़ने के दर्दों की पीड़ा को। हम यहाँ नहीं होंगे, फिर भी कहीं नहीं होंगे। हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो वह अवतार जिसके 2 हाथ हैं,
अवतार जिसके 2 पाँव, अवतार वह जिसका मुंह माथा है, धड़ है, आगा पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती के हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। तो ये लाला जी कथावाचक है, या क्या कथावाचक। बच्चों जुग जाते हैं, सोता हुआ कल जुग छोड़ता है, द्वापर खड़ा हुआ त्रेता, चलता हुआ सतयुग। पुत्र जी किसमें पंजाबी में बोलते हैं। जुग समय के चक्कों पर चलते, गाड़ी सिर्फ पदयात्रा होती है, अब सफर होता है। भला किसी ने देखी है गड्डी? गड्डी भी क्या है, पंजाबी शब्द है। याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक पर लोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश सबसे बड़ा है, सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड सरताज सम्राट है। रुई बिन पिंजर जैसे, चरखे बिन तरंजन कैसा। कुदरते खुदा बनते, यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मोजे दिखाए। आसमानों कैसा बुलंद आव बनाया, सूरज जरिए रात और दिन तारीखी रोशनी का इंतजाम जगाया। सतह जमीन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए, आसमान से पानी बरसाया, जमीन में सब्जा उगाया, सब्जी। सतह जमीन की अगर फर्शी वजह से मिसाल दी, इस पहाड़ों ऐसा समझाया, गोया फर्श अपनी जगह रखने के लिए मेखें गाड़ दी। आसमान हकीकत ख्वाब कुछ समझ जाए, मगर इनके वजूद, इनकी मजबूती में किसी को शक नहीं। आसमानों की हर चीज़ अपने मुकरा निहायत मजबूती है। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाह बदली, हुकूमत बदले, मुंडों ने बदले, मुल्किले खलखले, क्यों न चौधरी जी, फतेह अली जी पीछे न रहे, बराबरी जी खलकते मुल्कों की। अब ये मुल्क मालिक सारे शब्द जो आए हैं ये पंजाबी के आए हैं। तो यहाँ देखो, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे मैंने करवा दिए हैं। तो ये उपन्यास था हमारा जिंदगीनामा, जिसमें पंजाब की पृष्ठभूमि का जिक्र करता। यहाँ कोई उपन्यास में नायक खलनायक नहीं है, यहाँ की जनता ही नायक है। किस प्रकार से लोग, शाहजी जैसे लोग क्या है, लोगों का गरीब लोगों का शोषण करते हैं और उन्हीं की मेहनत का खाते और उन्हीं पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, कासिम शाह जैसे लोग भी दिखाए गए जो उदार हृदय के थे, लोगों की बातें सुनते हैं और क्या है, एक आध्यात्मिक संदेश देते हैं। तो ये जिंदगीनामा उपन्यास आपको कैसा लगा? अगर आप इनके उपन्यासों की PDF चाहिए तो आप इसमें मैसेज करके भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिंदगीनामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का है और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1979 है। और इसके एक साल बाद 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था जिंदगीनामा उपन्यास के लिए, कृष्णा सोबती को। और इसमें पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो हमारी लेखिका है, इनका 18 फरवरी 1925 को जन्म हुआ था और 25 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तो ये कुछ 4-5 कथन है, कुछ ये कथन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि पंजाबी के ज़्यादा जिनके नाम उपन्यास में इनका प्रयोग हुआ है। अगर आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो मैं बताती हूँ कि आपकी UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तमाम तैयारी हो जाएगी। ऐसी PDF है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संदेश भेजें। बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक आपका पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब 1 से लेकर 10 यूनिट तक संपूर्ण पाठ्यक्रम की PDF मिलेगी। भेजने के लिए इस पर संदेश भेज सकते हैं। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते तो भी 1 से लेकर 10 यूनिट बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरी ये नहीं कि इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे हमने यूनिट कहानियों की पूरी कर ली, 21 की 21 कहानियाँ, ऐसे ही हम उपन्यास पढ़ेंगे और ये ख़त्म करने के बाद हम नाटक पढ़ेंगे। ऐसे लगातार हम निःशुल्क पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। और मैं चाहती हूँ किसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।